टू स्वयं क्लासेज। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10 के होनहार छात्रों, अब तक आप क्या कर रहे थे? 1 बाय 1 सारे टॉपिक को क्लियर कर रहे थे। तो आज हो जाए आपके 19 सारे पढ़ाए गए टॉपिकों का एक छोटा सा टेस्ट। तो कौन होगा क्वेश्चन, क्या हो मैंने दिया है पेपर और कैसे ये सॉल्व किया जाएगा आपके साथ, तो उसको जानने से पहले मैं कहूंगा पहले जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सारे ग्रुपों में कर दे शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। फटाफट करो शेयर, सबको जगा दो, जो भी कहीं घूम रहे हो बुला दो। तो अब आते हैं आपके इस 3 मार्च सामाजिक विज्ञान 2023 की तैयारी के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे पेपर कैसा था। जैसा कि सबने प्री बोर्ड दे रखा है तो ऐसे ही आने वाले हैं क्या क्वेश्चन? जी हां। तो तरीके क्या होंगे देख सकते हैं कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। और आपकी जो सारे कंफ्यूजन है, मैं बार बार आपको समझा रहा था कि मेरे प्यारे बच्चों अब चीजें चेंज हो चुकी हैं, अब आपको भी चेंज होने की जरूरत है और इसलिए अब आप भी चेंज हो जाओ। तो यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ और ब में विभाजित है। किसमें? अ और ब में विभाजित है। और खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इतना याद रहे। अब आपका जो खंड ब होगा वो पूरे 50 अंक का है। खंड ब जो होगा वो 50 नंबर वही है 70 नंबर के पेपर में, जिसमें आपका 3 पार्ट बटेगा। खंड ब में आपको 3 भाग बटेगा। कौन कौन सा होगा? एक वर्णात्मक 1 होगा, ठीक है, दूसरा वर्णात्मक 2 होगा और तीसरा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होंगे, ठीक है, मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न होंगे। अब मैं आपको उसको बस क्लियर करा दूं कि जो वर्णात्मक 1 होगा, जो वर्णात्मक 1 होगा मेरे प्यारे होनहार छात्रों, इसमें एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका इतिहास से होगा। इतिहास से वर्णात्मक 1 का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे एक अपनी भाषा में आप समझ लो लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे 30 से 40 शब्दों में हमें क्लियर करना होगा। और इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे और 2 क्वेश्चन में से हमको, ठीक है, एक करना होगा, यानी और करके दिया होगा, ठीक है। जो वर्णात्मक 1 का दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपका भूगोल से आएगा। किससे? वो आपका भूगोल से आएगा। उसमें भी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा लघुत्तरी टाइप का, यानी 30 से 40 शब्दों में लिखने के लिए और करके दिया होगा। जिस क्वेश्चन का जवाब आपको सही से आ रहा होगा आप उसी प्रश्न को करिएगा। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न अब आपको नहीं आने वाले हैं। तीसरा जो आपका प्रश्न है वो आपका राजनीतिक विज्ञान यानी कि नागरिक शास्त्र से आने वाला है, तीसरे पार्ट से। और उसमें भी एकदम ठीक यही चीज 2 क्वेश्चन होगा और करके होगा। दोनों में से दोनों नागरिक शास्त्र के ही क्वेश्चन होंगे तीसरे नंबर पे, और उनमें से एक क्वेश्चन का जवाब हमें देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा हमारा, वो हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, लघुत्तरी टाइप के 2 क्वेश्चन होंगे, जिन्हें 2 दिया रहेगा, 1 करना होगा। अब आपके मन में ये सारे सवाल होंगे कि क्या सर इसका जवाब जो है बहुत लंबा लिखना होगा, कितने नंबर का सर ये आएगा, जरा हमें ये भी क्लियर करा दीजिए। तो आप जो ये देख रहे हो वर्णात्मक 1, सोचो बस 4 क्वेश्चन मात्र करने से, वो भी जो आपके ऑप्शन दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। सब में इतिहास के 2 क्वेश्चन 1 करना रहेगा। सबके लिए निर्धारित है 4 क्वेश्चन के लिए 4 नंबर,
यानी 16 नंबर आपका वर्णात्मक 1 से है। सेक्शन यानी खंड ब का पहला पार्ट जो वर्णात्मक 1 है वो पूरे 16 नंबर का है बच्चों। कितने? 16, जिसकी वर्ड लिमिट 30 से 40 शब्दों की होगी। ठीक है, अब आपका यहां पर बड़े लोगों की मैडम, बड़े लोगों के सर कहते हैं 1 पेज लघु उत्तरीय, 3 पेज दीर्घ उत्तरीय, 3 पेज गिनाते हैं। हम जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारी वो लिमिट दी गई है। अगर हम उससे और ज्यादा में एक्सप्लेन करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारी लिमिट जो है जितने दी गई हमने उतना लिखा है, उतना समझाया है, जितना अच्छे से हम समझा सकते हैं। पे अब ये थोड़े की अब एक के लाइन लिख देंगे, ठीक है, तो ये आपका पेज काउंट नहीं, तो वो वर्ड लिमिट होती है, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाए, एक आध लाइन कम भी हो सकती है। लेकिन दीर्घ उत्तरी में तो आप लिमिट से थोड़ा ज्यादा ही लिखो, लेकिन पेज काउंट नहीं करना है। इतना यानी कि मैडम जी कहे हैं, ऐसा नहीं जाना है। ठीक है ना। आगे अब दूसरा जो खंड ब का दूसरा जो पार्ट होगा, खंड ब में आपका यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो वर्णात्मक 1 मैंने क्लियर किया, वर्णात्मक 2 दूसरा पार्ट हमारा वर्णात्मक 2 है, जो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं वर्णात्मक 2 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, वर्णात्मक 2 इसमें भी सेम ऐसे ही इतिहास से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 2 एक करना रहेगा। भूगोल से 2 प्रश्न आएंगे, 1 करना होगा। नागरिक शास्त्र से 2 प्रश्न आएंगे, 1 करना होगा। अर्थशास्त्र से 2 प्रश्न आएंगे, 1 करना होगा। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारे के बताए और उसको आप इतना शॉर्ट करके समझना। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम से पहले मैं पूरा क्लियर कराऊंगा। हर एक टॉपिक आपको वहां पे मिल जाएगी कि हां सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक लाइन से लो, सबका मिक्सअप आपको बताया जाएगा। और यहां पे अब आंसर नहीं, उनकी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में कैसा लिखा जाएगा, हर आपका वर्णात्मक 1 वर्णात्मक 2 में क्लियर होगा। अब यहां पे जो वर्णात्मक 2 आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके 4 क्वेश्चन होंगे पूरे 6 नंबर के, और ये होगा आपका टोटल 24 नंबर। टोटल आपका 24 नंबर आएगा। तो अगर हम ये देखें अब तक हमने कितने नंबर पा लिए, हमने 20 एमसीक्यू पा लिए, 16 वर्णात्मक 1, दूसरा वर्णात्मक 2, और हमने इसको जोड़ा तो ये हमारे 60 नंबर हो चुके हैं। अब बताओ इतने आसानी से, इतना तो कहोगे अरे पीयू सर आपने तो इतना पढ़ाया है कि हम लोगों को तो पूरा रट्टे 60 नंबर तो दिलवा दिए, 10 नंबर कहां काट रहे हैं? क्या आप चाहते हैं 10 नंबर नहीं मिलेगा? तो मैं चाहूंगा कि 10 नंबर ना मिले। ठीक है, अगर वो एग्जामिनर देना चाहता है बेसी तो अधिक, तो हम वो कहेंगे ले लो, हम क्यों चाहेंगे कट जाए। तो ये 10 नंबर किसके हैं? तो आपका जो तीसरा लिखा है तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न। अब कोई सर 2 प्रश्न में कहा 55 नंबर का? जी हां, लेकिन उस एक प्रश्न में 5 क्वेश्चन होगा। 5 को मानचित्र में आप देखेंगे, जो मानचित्र संबंधी कार्य हमारा होगा, मानचित्र आपके इतिहास से 2 क्वेश्चन कहा है ना, तो आपको इतिहास के, ठीक है, 5 प्रश्न मैप में भरने होंगे। इतिहास में 2 लेसन से आएगा। और आपको दूसरा जो भूगोल की मैंने अभी आज ही ये लाइव क्लास ली है, ठीक है, यहां पर आपके 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, 5 प्रश्न आपके भूगोल के होंगे, जो 5 चैप्टर से होंगे। तो इनको आसानी, जितना क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया, अगर उन क्वेश्चन की अगर बात करें उतने को आपने तैयार कर रखा है, तो 100% मैं श्योर करता हूं कि एसएसटी में आप 95 प्लस लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि यहां पे आप अगर तैयार है तो आप 70 में 65 प्लस आसानी से रहोगे, बहुत ही आसानी से 30 नंबर तो आपका स्कूल देने ही वाला है। क्योंकि आप काफी अच्छे बच्चे रहे हो अपने स्कूल में, कोई टीचर आपके नंबर को नहीं काटेगा, ये भी हम जानते हैं। ठीक है बच्चे, आपने सारा प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट किया। अब जो एकदम हर जगह से लापरवाही किया है उसके लिए थोड़े ना, जो वहां लापरवाही किया होगा वो यहां भी लापरवाही किया होगा।
उसका नंबर अब कम होता है, वो तो भाई देखो जहां ज्यादा मेहनत करेंगे वही ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके तो रहे हमारे 70। चलिए पेपर को अब हम सॉल्व करते हैं, और पेपर को तो सॉल्व करेंगे ही हम। और पेपर को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चाहते हो कि पूरा हर चीज आपका हो जाए, ये सारी चीजें आपको मिले, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, हर सब्जेक्ट का आपको पूरे 70 नंबर की तैयारी करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, प्रीवियस ईयर के पूरे सॉल्यूशन सहित मिलेगा। तो हम क्यों ना जुड़ेंगे? तो आप जुड़िए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन से इन सारी चीजों को पाने के लिए, एक बेहतरीन तैयारी के लिए, जहां पे आप मात्र 299 रुपए पे करके 2-2, 3-3 बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश को टॉप 100 बैच से जुड़कर इन सारे बेस्ट चीजों से जुड़कर बेस्ट तैयारी कर सकते हो। इसके लिए ज्यादा कोई बहुत कठिन रास्ता नहीं है कि सर कैसे जुड़ेंगे, हम तो जुड़े नहीं पा रहे, कोई कठिन रास्ता नहीं, आसानी से आप इसका है, जाइए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, वहां सर्च करिए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप उस ऐप को ओपन कर लीजिए। ऐप ओपन करने के बाद आपको बैच परचेज करने के लिए 299 रुपए पेमेंट मांगेगा। ऐप से 299 रुपए आप पे करके आप सारे बैच से डायरेक्ट जुड़ जाओगे, जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर के पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो, इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबरों में से किसी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो भी आप सारे बैच से जुड़ोगे। तो देर क्यों करना है, अभी जुड़ना है, आज ही जुड़ना है, ठीक है, और क्योंकि आपको ही अच्छे नंबर पाना है। तो आइए हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके, ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा, जवाब आपके पास भी है, बता तो हम रहे हैं, जवाब आप भी लिए हो, ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहकर संबोधित किया? वो हमारे कौन से क्रांतिकारी थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या बाल गंगाधर तिलक थे? प्रश्न भी हमारा है, आंसर भी हमारा होगा, लेकिन अपने बच्चों के साथ होगा, ये बताएंगे। तो यहां पर आपको मालूम है, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्र का पिता यानी राष्ट्रपिता कह के पुकारा था, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब ये बहुत ही ये अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया भी है आपको। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यहां समय दिया है 5 मार्च 1931, 5 जून 1932, 5 मार्च 1932, 5 जून। तो याद रहे आपको कि यहां पर आपको 32 वाला वैसे ही कट गया है 31 में, जून और मार्च, तो 5 मार्च 1931 की बात हो रही है, ठीक है। अगला है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज आपको मालूम होना चाहिए, हिंद स्वराज एक बहुत ही, ठीक है, देश के ऊपर लिखी गई एक अच्छी पुस्तक, जिसको लिखा था, पहले क्वेश्चन का जो पूछा, जिन महान लीडर का नाम लिया गया है वो है महात्मा गांधी जी। उन्होंने हिंद स्वराज को लिखा था, ठीक है। ऑप्शन में यहां सुभाष चंद्र बोस नहीं दिया, बहुत बचेगा हिंद, ठीक है, आजाद हिंद फौज की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को मार देंगे ऑप्शन, लेकिन हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक जो है हमारे महात्मा गांधी जी हैं, ओके। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? मैंने मैप में भी बताया था, यहां पर भी क्लियर है। सबसे पहला 1916 में जो चंपारण पहुंच गए थे, सत्याग्रह 17 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1900। और कहां से शुरू हुआ था? किसान सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा भी किसान सत्याग्रह, लेकिन 18 में हुआ। तो चंपारण से पहला सत्याग्रह उन्होंने कहां से शुरू किया? चंपारण से, बिहार जिले, ये बिहार के चंपारण जिले से।
बिहार राज्य के, बिहार प्रदेश के चंपारण जिले से उन्होंने, ठीक है, पहले सत्याग्रह की नींव रखी। अब है कि 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का केंद्र कौन था? वो यूरोप था, अमेरिका था, कि ऑस्ट्रेलिया था, कि अफ्रीका था? बात हो रही है 18वीं शताब्दी की। किसकी? 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का जो केंद्र था वो हमारा यूरोप था। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई? संसदीय प्रजातंत्र वो इटली था, या वो फ्रांस था, या जर्मनी था, या इंग्लैंड था? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना, इसका जवाब अब आप दोगे। मैंने पूरा समझा दिया है संसद, और इसका जवाब देने के लिए हम आपसे ही ये चीजें पूछेंगे। ठीक है बच्चे, याद रहे। ठीक है, ओके बच्चे, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल, इसका कमेंट बॉक्स में आपसे हम जानेंगे। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ेंगे, देखिए कितना आप जानते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती? बहुत से बच्चे चले जाएंगे कि सरकार तो ही चलाता है, विधायिका चलाती है, कार्यपालिका चलाती है। अरे याद होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है, उत्तरदायी हर कुछ सरकार किसकी जवाबदेह होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सोचो, जिसकी बदौलत सरकार होती है वो है पब्लिक। पब्लिक है, सब जानती है। तो लोकतंत्र का यही खेल है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, जनतंत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय? संघीय सूची पूछा है तो बैंक हुआ हमारा, ठीक है, हमारा कानून नियम बदलना, रक्षा, ये तो यहां पर रक्षा आया हुआ। खेती राज्य का विषय है, व्यापार और शिक्षा भी राज्य का विषय है। संघीय सूची का विषय कौन है? रक्षा। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? ठीक है, इन दिए गए में से किस जगह महिलाओं के लिए जो है आरक्षण जो है सुनिश्चित किया गया है? वो विधानसभा है, वो लोकसभा है, वो पंचायती राज संस्था है कि राज्यसभा है? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन है? सेक्युलरिज्म, जिसको आपने पढ़ा था, सेक्युलरिज्म स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात होती है जहां धर्म का कोई स्थान ना हो, बिल्कुल गलत जवाब। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करता, बिल्कुल गलत जवाब। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, यह भी गलत जवाब। सभी धर्मों को समान समझना, जहां सभी धर्मों को माना जाए, सभी धर्मों को एक समान देखा जाए, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। हमारे भारत देश को भी एक धर्म निरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। यहां पर हर एक धर्मों को, ठीक है, समान व्यवस्था मिलती है, चाहे वो कर की हो, चाहे किसी भी चीज का हो। ठीक है, अगला है हमारा, जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया? चुकी ये गंगा के, ठीक है, मैदानी भागों में मिलने वाली मिट्टियां हैं, गंगा से निर्मित, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, इन तीन नदी तंत्रों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, उत्तरी क्षेत्र की, दक्षिणी क्षेत्र की काली मिट्टी जैसे होती है। तो जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? पहला है बांगर और खादर, उपजाऊ, अनउपजाऊ, काली, पीली, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे, जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, बांगर और खादर। जो पुरानी मिट्टी, काफी पुरानी मिट्टी हो चुकी है, जिस, ठीक है, जहां पर, ठीक है, बहुत ज्यादा बार खेती हो चुकी है कह लें, तो उस पुरानी मिट्टी को हम खादर कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो है बांगर, ये नई निर्मित मिट्टी होती है। ये क्या होती है? ये
बाढ़ के पानी के बाद गंगा नदी के बाढ़ आया, पानी फिर वो नई मिट्टी लेकर आई, नई मिट्टी का निर्माण की। तो उस प्रकार जो नई निर्मित मिट्टी है, कहने की नवनिर्मित मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी है वो क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी उसे हम खादर कहते हैं। अगला है हमारा, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी। गलत जवाब। मध्य प्रदेश में चाय नहीं होता है भैया, जलोढ़ मिट्टी। अरे हमारे यूपी में भी चैया नहीं होता है, ठीक है। तो हम ये मिट्टी का जो क्षेत्र है भाई, वहां पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ना लाल ना लैटेराइट मिट्टी। ये महाराष्ट्र में भी क्या चाय होती है क्या? महाराष्ट्र में बताइएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम इसी जवाब को हम सही लेते हैं, क्योंकि चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी का नाम है वो है पर्वतीय मिट्टी। आसाम बंगाल पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी। तो यहां पर ये पर्वतीय मिट्टी कहीं नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हैं, जो बांध बनाए जा रहे हैं नदी घाटों पर, जितने बांध बने हैं, ठीक है, सारे बांधों का वर्णन, कौन सा बांध कहां पर है, मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। तो ये विद्युत उत्पादन के लिए सही जवाब ये है, बाढ़ नियंत्रण के लिए सही जवाब है, ये जल आपूर्ति के लिए भी सही जवाब है। जब तीनों सही जवाब है तो जिसमें लिखा है ये सभी, वही हमारा जवाब सही है। तो यहां पर आपका पूरे में चौथा सही होता है। अगला है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध मैंने कहा कि बहुत बड़ी परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना बहुत ही बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जो किस नदी पर बना है? जो ओडिशा राज्य की यह परियोजना है। कावेरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, सतलज नदी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि महानदी, कृष्णा नदी पे कौन सी परियोजना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सतलज नदी पे कौन सी परियोजना है? ठीक है, कावेरी नदी पे सारी तो महानदी ओडिशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ख सही है। ओके, इसमें से कौन सी रबी की फसल है? कपास है, धान है, सब्जी है कि दालें? तो दालें हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चे, होनहार छात्रों, फटाफट नोट करते रहिए, साथ साथ नोट करिए। बिल्कुल पूरा पेपर आज हल होके रहेगा। हो गया बच्चे? चलिए अगले पे आएंगे। अगला है हमारा, औसत आय किसको कहा जाता है? औसत आय किसको कहा जाता है, इसका जवाब दीजिए। ये आपसे पूछा जाएगा, जिसका जवाब आप बिल्कुल बच्चे, मैंने कहा है कुछ क्वेश्चन आपको ही बताना है, क्योंकि मैंने पूरा क्लियर समझाया हुआ है आपको इनकम के बारे में। वो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या इनमें से कोई नहीं। किसको औसत आय के बराबर फार्मूला भी हमने आपको समझा रखा है। अगला है कि सेवा क्षेत्र निम्न से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में बच्चों कच्चे माल जो सीधे हमें प्राप्त होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जब उन कच्चे मालों को हम, ठीक है, किसी भी यानी विनिमय प्रक्रिया कह लें, ठीक है, उसके द्वारा क्या करते हैं? अगर इसका निर्माण हम करते हैं, दूसरे रूपों में रूपांतरित करते हैं कच्चे मालों को, तो जो निर्माण है प्रक्रिया है वो द्वितीय, ठीक है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया है, वो द्वितीय क्षेत्र में आती है, ठीक है। अब बात है कि सेवा क्षेत्र की, ये बात किया है सेवा क्षेत्र की, तो तृतीय क्षेत्र में जितनी सेवाएं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, तो इन सारी चीजों को अगर हम करते हैं तो ये सारी चीजें कहां पर होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये सारी चीजें आपका तृतीय क्षेत्रक में ही आती हैं, ठीक है बच्चे। ये तृतीय क्षेत्रक हो जाता है आपका, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा जवाब देना रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, इतना याद रखिए, जो भी होगा आप परफेक्ट बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं।
अगला दिया है हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी, वाशिंगटन में हुई थी, जिनेवा में हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया में हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी? ठीक है। अब है आपका कि एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? ठीक है, बताइए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी? फटाफट जवाब दीजिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बताइए बच्चे, फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल, आप जहां जा रहे हो कि WTO की, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेडिशनल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? वो उपभोग वस्तु है, सेवा वस्तु है कि खाद्य पदार्थ है कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, तो वो खाद्य पदार्थों के लिए मार्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है देशों के तीव्र एकीकरण की, ठीक है, प्रक्रिया क्या कहलाती है? देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। देशों के एकीकरण क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, उदारीकरण, शहरीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। अगला आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 20 नंबर हमने पा लिया है। अब वर्णनात्मक 1, ठीक है, यहां पर देखिए शब्द सीमा आपकी लिमिट बढ़ाई दी गई है 80 और वो 150, ठीक है, याद रहे। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, या भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण, दोनों क्वेश्चनों को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये 4 नंबर हमारा फिक्स हो गया है, 4 नंबर ये फिक्स हो गया है। लोकतंत्र की 3 मुख्य विशेषताएं, मैंने 6 विशेषता लिखाई है डेमोक्रेसी की, और जो समझाया है उसको आप अपनी भाषा में 3 लाइन लिखोगे, या, ठीक है। अगला है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के 5 लाभ क्या हैं? तो अभी आपने 3 तो ऑप्शन में ही देख लिया था लाभ, ठीक है। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के 3 उपाय बताइए। तो अभी आप देख रहे हो ये सारे इंपॉर्टेंट में मैंने दे रखे हैं, समझा रखे। इसमें एक एक डायरेक्ट आया है, लेकिन सब में दोनों के बीच जैसे ये अथवा करके, सब में अथवा करके रहेगा, इतना याद रहे। तो ये आपके 16 नंबर, ये आपके क्या है? पूरी तरह फिक्स है, ठीक है। ये 16 नंबर अगर आपने मेरे पढ़ाए गए वर्णनात्मक 1 के चारों पार्ट, वर्णनात्मक 2 के चारों पार्ट आपने तैयार कर रखे हैं। तो अगला है आपका, अब इसको 100 शब्द सीमा इसकी 150 वर्ड की कह रहा है। बोर्ड की कॉपी बड़ी होती है, पेज काउंट मत करना, वर्ड लिमिट देख लेना। अगर मान लेते हैं हम बच्चे एक लाइन में हम अगर 8 शब्द भी मानते हैं, ठीक है ना, 8 शब्द भी मानते हैं, आप सोच लो कितने लाइन की आवश्यकता होगी? 16 से 17 लाइन हम मान ले, इसको टोटल 18 लाइन मान लेते हैं। चलो, तो 18 लाइन। अब आप कहोगे सर पेज काहे नहीं काउंट करा रहे? मैं पेज नहीं काउंट कराऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप सोच सकते हो इस तरीके से, आपका लगभग समझ जाना 150 वर्ड हो गए हैं, 18 से भी बहुत है वो। अब वहां पेज काउंट में खूब ज्यादा ओवर टाइम मत लगा लेना, ठीक है। हमको इतना ही लिखना है, इतना ही परफेक्ट करना, नंबर पूरे लेने और सही लिखना है। बकवास करके पेज काउंट करके ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, इतना याद रहे।
अब आपका ऊर्जा के गैर परंपरागत चारों गैर देख लो, अभी के अभी जितने देख रहे हो जो इंपॉर्टेंट दिया उसमें देखो क्वेश्चन मेरा मिलाओ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के कारण आर्थिक गतिविधियों के तीनों क्षेत्र प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक निम्नलिखित पर टिप्पणी कर दो। चौरी चौरा घटना पे टिप्पणी चलो लिखो, दांडी यात्रा पे लिखो, सारे कहानी मैंने बता रखे हैं। पुलिस चौकी क्यों की गई, नमक यात्रा क्यों शुरू की गई, ठीक है। वन संरक्षण का अर्थ, इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, संसाधन नियोजन देख लो आ गया ना, संसाधन नियोजन भी आ गया। अब बताइए किस तरीके का क्वेश्चन आपको चाहिए, कहां आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो ये जो ये 6 ये देख रहे हो, 6 ये देख रहे हो, 6 ये 24 नंबर भी तो आपका ही है, पूरे 24 नंबर। तो ये 60 तो हम लोग पा लिए। अब क्या मैप भी हमारे लिए ही है क्या, चलो तो देख ही लिया जाए भाई, आज मैप ही देख लिया जाए। क्या पीयूष सर ने जो मैप समझाया सारे क्वेश्चन मिल तो रहे कि नहीं। वह स्थान जहां 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1919 में अमृतसर आपको मैंने दिखाया ही था। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी गुजरात, यह भी मैंने आपको नक्शे में भर के दिखा दिया। वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ आज ही सुबह था, क्या गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो 1929 में लाहौर में हुआ था। अमृतसर के बाहर पाकिस्तान में घुस जाइए लाहौर, ठीक है। वह स्थान यानी पाकिस्तान में आज लाहौर है, और मैंने इसको भी भर के दिखाया था आपको। वह स्थान जहां चंपारण आंदोलन हुआ था। तो इतिहास के क्वेश्चन जो आएंगे दुइये का एक ही चैप्टर से देख सकते हो। भारत में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद के चैप्टर से ही आपका इतिहास का मैप बन रहा है। तो इसके क्वेश्चन पूरी तरह से फिक्स क्वेश्चन है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अब भूगोल से जो शुरू होगा, 5 नंबर, ये तुम्हारा तो ये फिक्स नंबर है, ये तुम्हारा फिक्स्ड है, 5 फिक्स्ड, ठीक है, हो गया है। हीराकुंड बात, इसको कह रहा है बराबर के चिन्ह द्वारा दिखाए, तो जहां आपका ओडिशा राज्य है वहां इसे बराबर का चिन्ह दिखा देना और लिख देना यहां पर क्या, पहला, ठीक है, तीर से निशान बहरे कर देना, लिख देना हीराकुंड बांध, ठीक है, नक्शे में। दूसरा कह रहा है आपका भारत का कोई एक पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित है, तो महाराष्ट्र वाले की तरफ चले जाओगे। डल झील को थीटा से दिखाइए। तेल उत्पादक का कोई एक क्षेत्र दिखाइए, ठीक है। अब यहां पर कहवा उत्पादक का कोई एक क्षेत्र, कर्नाटक चले जाओगे। तो इस तरह से आपको जो मैंने भूगोल में पूरा समझाया है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको तेल उत्पादक क्षेत्र बताया, मैंने आपको झीलों के बारे में बताया, मैंने आपको सी पोर्ट पत्तनों के बारे में बताया। तो ये भी 5 आपका, ये भी, तो ये मैप के भी 10 नंबर आप। तो अब सोचो जितना मैं पढ़ा रहा हूं सब कुछ आ रहा है, बोर्ड एग्जाम भी ऐसा ही है आपका, और ऐसी ही तैयारी अब आपकी होगी, और ऐसे ही आपको पेपर में सबसे बेस्ट करके आना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से मैं कहूंगा जो भी छात्र अभी कुछ पढ़े नहीं है उनको भी अगर चाहते हैं कि अब कम समय में बचे दिन में एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो मात्र 299 रुपए पे करके जुड़ जाइए शुभम क्लासेज एप्लीकेशन के साथ, जहां आपको 3 बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश को टॉप 100 बैच से जुड़कर एक अच्छी तैयारी करने का सबसे शानदार मौका। सारे प्रैक्टिस से शॉर्ट नोट्स, लिखा हुआ क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो क्यों ना हम जुड़ेंगे। ये एक सब्जेक्ट नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए इतना ही, बस एक पेमेंट में सब कुछ मिल जाएगा, पूरे सब्जेक्ट, ठीक है। इसके लिए करना क्या, जाना है आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, और वहीं पर आपको वहीं से इंस्टॉल करके आपको ऐप को ओपन कर लेना है। और जैसे ही 299 रुपए आप ऐप से पेमेंट करोगे, सारे बैच से जुड़ने के बाद आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लॉस्ट 3 ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे। और अगर लग रहा हो अरे सर ऐप से तो पेमेंट ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट, यानी गूगल पे, फोन पे, जिससे भी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट, उसकी रसीद इस पे व्हाट्सएप कर दो। हर एक बैच से आप जुड़ जाओगे, आपकी तैयारी बेस्ट होती रहेगी।
तो मैं कहूंगा अभी भी जो छात्र देख रहे थे और अपने ग्रुपों में शेयर नहीं किया होगा आज की शानदार क्लास को, जिसको शेयर करोगे वो आपको दुआ ही देगा। अरे क्या आपने तुमने मुझे दिया है ये शेयर करके, बहुत अच्छी क्लास, वो दुआएं लो, सबको भला करो, अपना भी भला करो। तो क्यों ना, और लाइक करना ना भूलना। जो भी छात्र देख रहे हैं वो शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं पीयूष आर्या लेता हूं अपने सभी होनहार छात्रों से विदा। गुड लक।